तो अभी तक हमने पिछले वीडियोस में बैकएंड सेटअप कर लिया है और अब फाइनल है लॉगिन साइनअप का जो पार्ट है वो हमें बनाना है और सेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें, जिससे ई कॉमर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ लॉगिन साइनअप पेज बनाने से। इस पेज में लॉगिन और साइनअप कंपोनेंट्स रखे हुए होंगे। तो लॉगिन साइनअप का मैं एक कॉमन कंपोनेंट बनाने वाला हूँ। तो यहाँ मैंने होम पेज को ही कॉपी कर लेता हूँ, जो लॉगिन साइनअप पेज है। इसमें से जो भी अननेसेसरी चीज़ें आपको दिख रही हैं उनको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो ये सब अननेसेसरी है। और लॉगिन में तो हमको नेविगेशन बार भी नहीं चाहिए, केवल फुटर चाहिए। और यहाँ पे मैं एक लॉगिन साइनअप कंपोनेंट जो मैं बनाऊंगा वो पुट कर देता हूँ। तो ये कंपोनेंट अभी हमने बनाया नहीं है, ये हम बनाएंगे जिसमें लॉगिन और साइनअप के पेजेस होंगे। तो लॉगिन साइनअप JS कंपोनेंट बना लेता हूँ। इस कंपोनेंट के अंदर लॉगिन और साइनअप की जो थीम्स हमने पहले से बना रखी हैं थीम में, वो हम दोनों साथ ही पुट कर देंगे। तो इसमें आप जाओगे तो यहाँ कंटेनर में ये वो पेज है लॉगिन का, ये आप पूरा पेस्ट कर दें। और इसमें इसको वैलिडेट करने के लिए इसमें इनपुट्स जितने भी हैं उनको ढंग से क्लोज कर दें, तो ये प्रॉपर JSX की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे जो लॉगिन बॉक्स दिख रहा है, इसी तरह से साइनअप पेज में भी एक लॉगिन बॉक्स नाम से एक होगा ये। तो इसको या फिर ये डी फ्लैग्स पूरा कॉपी, आई थिंक लॉगिन बॉक्स ही आपको पूरा कॉपी करना चाहिए। इसको कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे पैरेलली पुट कर दें। तो यहाँ पे आपको साइनअप का फॉर्म भी दिखने लगेगा। दोनों हम एक जगह पुट कर रहे हैं, बट इनको हम स्विच कर देंगे ताकि एक बार में एक ही दिखाई दे। इसको भी मैं प्रॉपर JSX बना लेता हूँ। तो ये पार्ट हो गया और इसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं और यहाँ इस पेज में इंपोर्ट कर लेते हैं। अब फ्रंट एंड पे जाइए और इसको रीस्टार्ट कर लें। यह हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, पर अभी हमने कोई पाथ सेट नहीं किया राउटिंग में। तो राउटिंग में आप एक पाथ ऐड कर दीजिए लॉगिन साइनअप पेज के लिए। तो यहाँ लॉगिन मैंने पुट कर दिया और इसमें लॉगिन साइनअप पेज आएगा। शायद उसका नाम हमने सही नहीं लिखा होगा एक्सपोर्ट में, तो यहाँ पे इसको सही कर दें तो ये वहाँ से प्रॉपरली इंपोर्ट हो जाएगा खुद ही। तो लॉगिन साइनअप पेज यहाँ आ गया। तो अब /लॉगिन देखिए, तो दोनों फॉर्म दिख रहे हैं अभी राइट नाउ, बट सही से दिख रहे हैं। तो इनको 1 बाय 1 दिखाना है तो हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे शो लॉगिन और उससे इन दोनों को स्विच कर देंगे। तो यहाँ लॉगिन बॉक्स 2 हैं, एक एक दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो शो लॉगिन के हिसाब से हम दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे एक सेक्शन को, और दूसरा नल पुट कर देंगे। तो ये नॉट ऑफ शो लॉगिन यहाँ पुट कर देते हैं और यहाँ नल पुट कर देंगे। आई थिंक ये एक डिव कुछ गड़बड़ हो गया है हमारा, हमने बाहर पुट कर दिया, इसको यहाँ अंदर पुट करें। शो लॉगिन अभी तक डिफाइन नहीं किया, तो वो एक स्टेट वेरिएबल होगा, तो उसको आप डिफाइन कर दीजिए। वैसे शो लॉगिन को टॉप लेवल पे डिफाइन करने की कोई नीड नहीं है, तो आप इसको इस लेवल पे ही डिफाइन कर सकते हैं कंपोनेंट के अंदर ही। थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ मैं ताकि रिटर्न कॉल कर सकूँ। और इंपोर्ट कर लीजिए यूज स्टेट को रिएक्ट से। तो अब शो लॉगिन स्टेट वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। इसकी स्टेट कैसे चेंज होगी, जब भी आप क्लिक करोगे टू यू डोंट हैव अकाउंट और इस पे, तो ऑन क्लिक पे इसकी स्टेट आप चेंज कर दीजिए। तो मैं जो भी 2 लिंक्स हैं दोनों फॉर्म्स के नीचे, उन पे इसकी स्टेट चेंज का कोड लिख देता हूँ। तो सेट शो लॉगिन एक एरो फंक्शन में लिखते हैं सेफली। सेट शो लॉगिन एक में फॉल्स कर देंगे, तो फॉल्स करते ही आपको साइनअप वाला पेज दिखेगा और ट्रू करते ही आपको लॉगिन वाला पेज दिखेगा। तो यहाँ पे मैं ये पुट कर देता हूँ ट्रू। तो अब स्विचिंग प्रॉपर काम कर रही होगी, तो एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पे स्विचिंग काम कर रही है। थोड़ा सा इनका लेआउट गड़बड़ है, मतलब ये लिंक जैसे दिख नहीं रहे क्योंकि ए में से href हट गया। तो मैं इसको बटन पुट कर देता हूँ, बट उससे भी सही फॉर्मेट नहीं है, तो मैं इनको स्पैन कर देता हूँ और एक क्लास लिंक बना देता हूँ। ये दोनों में मैं पुट कर दिया। अब लिंक क्लास को मैं डिफाइन करता हूँ कहीं पे, ताकि इससे थोड़ा सा सही लिंक जैसा ही दिखाई दे। तो ऐप CSS में लास्ट में मैं पुट करता हूँ डॉट लिंक।
इसमें कर्सर पॉइंटर ताकि वो हॉवर पे लिंक जैसा दिखे, कलर ब्लू जो जनरली होता है कलर एक लिंक का, और मार्जिन टॉप दे देते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन ताकि अंडरलाइन भी दिखे। तो अब ये यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है, मार्जिन काम नहीं कर रहा है, इसको हम बाद में ठीक करेंगे, बट ये जो स्विचिंग है वो सही से काम कर रही है। नेक्स्ट हम एक ऑर्डर सक्सेस पेज बनाते हैं ताकि ऑर्डर जब भी सक्सेसफुल हो तो उस पेज पे हम रीडायरेक्ट कर सकें। ये भी एक मिसिंग पेज था, मैं सीधे पेजेस में इसको बना लेता हूँ, इसमें कोई कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है, यही एक खुद में कंपोनेंट होगा। तो इसका सिंपल सा टेम्पलेट है, तो कांस्टेंट ऑर्डर सक्सेस पेज फंक्शनल कंपोनेंट और रिटर्न में इसका टेम्पलेट पेस्ट कर देते हैं। इसके टेम्पलेट में ये जो टेम्पलेट है प्लस एक फुटर चाहिए, तो फुटर लाने के लिए एक पेरेंट चाहिए होगा, तो मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट्स यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ फुटर आप पुट कर दें, लेकिन फुटर के लिए पेरेंट कॉमन चाहिए होगा, तो आप एक फ्रैगमेंट पुट कर दें। फ्रैगमेंट एक ईजी तरीका होता है। तो अब ये प्रॉपर है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लें ऑर्डर सक्सेस पेज, तो ये ऑर्डर सक्सेस पेज बन गया। बिल्कुल इसी तरह से एक 404 या नॉट फाउंड पेज भी बनाते हैं। इसका पहले पाथ ऐड कर देता हूँ मैं, ऑर्डर सक्सेस, और ये ऑर्डर सक्सेस पेज, इसको टेस्ट कर लेते हैं, ऑर्डर सक्सेस, तो ये सही से बन गया है। अब इसी तरह से एक पेज नॉट फाउंड पेज भी बना के देखते हैं, जो किसी भी लिंक, कोई गलत लिंक पुट कर देता है तो उस जगह पे वो पेज दिखाई देगा। तो ऐसे ही पेजेस में डायरेक्ट मैं 404.js बनाता हूँ। इस पेज को हम नो पेज बोलेंगे, जो भी पेज है, और यहाँ पे भी आप टेम्पलेट हमारे पास बना हुआ था थीम में इसका, तो वो कॉपी कर सकते हैं, उसमें जो कंटेनर सेक्शन में है वो कोड यहाँ पे सीधे पेस्ट कर दें। तो यहाँ फ्रैगमेंट और इसमें पेस्ट किया, और फिर फुटर वैसा ही फॉर्मेट, और इसको भी आपको राउटिंग में पुट करना होगा। एक्सपोर्ट कर लें। तो राउटिंग में पुट करने के लिए लेकिन कहाँ पे पुट करेंगे, तो जैसे बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी पेज से मैच ना हो तो ये मैच होना चाहिए, तो ये एक तरह की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। तो वाइल्ड कार्ड एंट्री को आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो एक स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ एक एग्जांपल भी है रिएक्ट राउटर के डॉक्यूमेंट में, यही स्टार हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। और जब भी कोई भी पाथ इसको लास्ट में लिखें ताकि वो वाइल्ड कार्ड लास्ट में मैच हो, और नो पेज वहाँ पे आ जाएगा। तो मैं कुछ भी एक रैंडम पाथ डालता हूँ गलत, तो पेज नॉट फाउंड आ रहा है। तो ये सारे पेजेस हम आगे अब लिंक करेंगे और इनसे फंक्शनैलिटी बनाएंगे। तो स्टार्टिंग विद लॉगिन पेज, तो लॉगिन पेज की फंक्शनैलिटी हम बनाते हैं। तो इसमें हमको फॉर्म्स इंटीग्रेट करने होंगे, जो 2 फॉर्म हैं, और उनको वैलिडेट। तो अगर आपने एड्रेस वाला पार्ट देखा है तो काफ़ी कुछ वैसा ही रिपीट होने वाला है। तो मैं कॉन्स्टेंट स्टेट वेरिएबल यूज़र बनाता हूँ, और सेट यूज़र उसका सेटर फंक्शन होगा। एक ब्लैंक यूज़र बना लेते हैं जो उसकी इनिशियल स्टेट होगी, हमको काम आएगी यूज़र के फॉर्म को क्लियर करने के लिए भी काफ़ी। तो यूज़र में क्या क्या चीज़ें हैं, यूज़र में हम एक यूज़र नेम मानते हैं, एक पासवर्ड मानते हैं, और एक नेम। तो वो तीनों चीज़ें मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और उसी को शुरू में स्टेट में पुट कर देते हैं। तो ये तो ठीक है। अब फॉर्म में क्या क्या होता है, तो फॉर्म में बेसिकली इनपुट फील्ड्स हैं। तो इनपुट फील्ड्स का डेटा हम कैसे लेंगे, ऑन चेंज से। तो ये सारा प्रोसेस हमने एड्रेस वाले पार्ट में भी किया था, काफ़ी कुछ वैसा ही हम करने वाले हैं। तो ऑन चेंज सेट यूज़र e.target.value, इस तरह से हमने लिख दिया। पर टारगेट वैल्यू किस में सेट करनी है, आपको यूज़र नेम में सेट करनी है। तो यहाँ पे ये एक्चुअली ईमेल लिखा हुआ है टेम्पलेट में, पर मैं इस चीज़ को यूज़र नेम बोल रहा हूँ थोड़ा सा क्लियर करने के लिए कि ये यूज़र नेम है, और दूसरा जो है वो पासवर्ड है। तो इसी तरह से और फील्ड भी हो जाएंगे। यहाँ पे पासवर्ड का फील्ड हो जाएगा, बस इसमें आपको पासवर्ड लिखना है। और फिर एक सबमिट बटन है, सबमिट बटन के क्लिक करने पे ऑन सबमिट कॉल होता है। तो यहाँ मैं ऑन सबमिट में डिफाइन कर देता हूँ। तो इसमें e.prevent डिफ़ॉल्ट करेंगे, जिससे कि फॉर्म अपने आप रीलोड नहीं होगा, जो डिफ़ॉल्ट एक्शन होता है फॉर्म का। और वैलिडेट लॉगिन करके एक फंक्शन बना लेते हैं, जिससे यूज़र वैलिडेट हो जाएगा कि इसमें आपने कोई फील्ड खाली छोड़ा है या नहीं। तो ये वैलिडेट लॉगिन एक लोकल फंक्शन है जो मैं अभी डिफ़ाइन करूँगा इसी कंपोनेंट के अंदर। तो यहाँ मैं वैलिडेट लॉगिन लिख देता हूँ, इसमें यूज़र पास कर देंगे। इसमें बस 2 ही चीज़ चेक करेंगे कि इसका यूज़र नेम एग्जिस्ट करता है, इसके अंदर ब्लैंक तो नहीं है, तो नॉट ऑफ यूज़र डॉट यूज़र नेम और नॉट ऑफ यूज़र डॉट पासवर्ड। तो ये दोनों चीज़ें अगर हैं तो आप लॉगिन कर सकते हो। तो यहाँ मैं अलर्ट में पुट कर देता हूँ, प्लीज़ एंटर रिक्वायर्ड फील्ड।
तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक नहीं हुआ तो ये ट्रू हो जाएगी और ये अलर्ट आ जाएगा, अदरवाइज सक्सेसफुली हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने में एल्स कंडीशन लिखेंगे और एल्स के अंदर हम एक लॉगिन फंक्शन मान लेते हैं हम कॉल करेंगे। ये लॉगिन फंक्शन हम अपर लेवल पे कॉल करेंगे, तो मैं प्रॉप्स में से पास कर देता हूँ इसको। तो एक पूरा प्रोसेस हो गया जिसमें लॉगिन वैलिडेट हो गया और लॉगिन फंक्शन कॉल हो गया। सेम ही चीज़ हमको साइनअप में भी करनी होगी, तो हम अगर साइनअप में जाएं तो वहाँ पे भी ये पेस्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे वैलिडेट लॉगिन की जगह वैलिडेट साइनअप होगा, तो आप वैलिडेट साइनअप फंक्शन भी बना लें। वो ऐसा ही होगा, उसमें बस एक फ़र्क होगा कि आप जो कंडीशन है उसमें ये भी चेक करोगे कि नेम भी है या नहीं। तो नॉट ऑफ यूज़र डॉट नेम एक एडिशनल कंडीशन और यहाँ पे साइनअप फंक्शन, तो साइनअप को आप ऊपर प्रॉप में पास कर दें। सेम चीज़ मैं करता हूँ ईमेल के लिए, यहाँ पे यूज़र नेम वाला, पासवर्ड के लिए यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे नेम रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे यूज़र डॉट नेम मैं पास कर रहा हूँ। आई थिंक ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब हम अपर लेवल पे जाते हैं। अपर लेवल पे मेरे को ये दोनों फंक्शन डिफाइन करने पड़ेंगे जो ये अल्टीमेटली यूज़र को भेज रहे होंगे आगे एक्शन क्रिएटर वगैरह तक। तो लॉगिन कॉल कर लेते हैं। ये लॉगिन वगैरह हम यहाँ प्रॉप्स में पास करेंगे, तो लॉगिन और साइन अप। तो इसमें यूज़र आएगा, तो अलर्ट में बस अभी के लिए मैं दिखा देता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली आ तो गई है ना। तो जैसे यूज़र नेम कॉमा यूज़र डॉट यूज़र नेम, पासवर्ड में यूज़र डॉट पासवर्ड, और इसी तरह से जो साइनअप होगा, साइनअप में आपके पास इनके अलावा यूज़र डॉट नेम भी आएगा, तो वो भी आप प्रिंट करा के देख लें। तो अब लॉगिन पे जाता हूँ और चेक कर सकते हैं हम पूरी प्रोसेस को। तो अभी ये लॉगिन पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे तो आप देख रहे हो थोड़ा मार्जिन गलत था, उसकी वजह से इन पे क्लिकेबल नहीं हो रहा था। और अब मैं साइन अप पे कुछ वैल्यू पुट करता हूँ, क्रिएट अकाउंट करता हूँ, तो यहाँ पे प्लीज़ एंटर रिक्वायर्ड वैल्यू आ रहा है, जबकि ये नहीं आना चाहिए। तीनों वैल्यू मैंने डाली हैं, तो कुछ इशू है, किसी वजह से तीनों वैल्यू जा नहीं पा रही। क्या इशू है देखते हैं हमारे सेटर फंक्शंस में। तो अगर आप देखोगे तो सेट यूज़र में एक बड़ी मिस्टेक हमने कर रखी है। हम नेम यूज़र नेम सबको सेट कर रहे हैं, लेकिन हम बाकी वैल्यूज़ का क्या कर रहे हैं, वो तो एक तरह से ओवरराइट हो रही हैं। तो इस चीज़ को अगर आपको याद हो हमने एड्रेस में कैसे किया था, तो आपको यूज़र की बाकी प्रॉपर्टीज़ भी स्प्रेड करके पुट करनी है और केवल इस फील्ड को ओवरराइट करना है। तो वही हम यहाँ करेंगे डॉट 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 यूज़र स्लैश और बस यूज़र नेम ओवरराइट, और ऐसे ही पासवर्ड में भी हम करेंगे। तो इससे बाकी और नेम में भी ऐसे करेंगे तो बाकी चीज़ें ओवरराइट नहीं होंगी। तो अब आप देख रहे हो, वापस से हम एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो लॉगिन में ट्राई करेंगे, तो लॉगिन में भी तो अभी मैंने सही किया भी नहीं है, तो यहाँ एरर आना है। यहाँ पे आप देखो इसमें पासवर्ड भी सेव्ड आ रहा है, तो वो कोई इशू है, क्लियर नहीं हुआ, हम देखेंगे। डेमो एक्ट एग्जाम्पल और पासवर्ड में नया पुट करता हूँ। अब आप देखिए यूज़र नेम आ गया, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ पे भी कोई इशू है। लेकिन आप कम से कम अपर लेवल तक तो आ गए, बस इन्फॉर्मेशन नहीं दिखाई दे रही है, वो हम देखते हैं आपके पास। लेकिन अब वो इशू नहीं आया कि रिक्वायर्ड फील्ड्स नहीं है। तो चेक करते हैं कि मैसेज प्रॉपर क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। तो आप देखेंगे तो यहाँ अलर्ट है, अलर्ट में एक्चुअली इतने पैरामीटर्स नहीं दे सकते, एक ही दे सकते हैं मैसेज। तो यहाँ पे कॉमा नहीं, यहाँ प्लस आएगा। तो कंसोल लॉग में आप कितने भी पैरामीटर्स दे सकते थे, तो मैं यहाँ से हर जगह प्लस कर देता हूँ, तो अभी सही से काम करेगा। सेम चीज़ अब लॉगिन में भी पुट कर देते हैं। तो लॉगिन में भी यूज़र पुट कर देते हैं, तो उससे लॉगिन भी सही से काम करेगा। इसके अलावा मैं एक यूज़ इफेक्ट यूज़ करता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर हम स्विच करते हैं जब एक फॉर्म से दूसरे पे, तो हम क्लियर करना चाहते हैं फॉर्म, तो मैं सेट यूज़र के सारे फील्ड्स को ब्लैंक कर दूंगा यूजिंग ब्लैंक यूज़र। और ये कब करेंगे, डिपेंडेंसी में मैं लिखता हूँ शो लॉगिन। जब भी शो लॉगिन चेंज होगा, यानी जब आप स्विच कर रहे हो फॉर्म, तो वो चेंज हो जाएगा। तो अब इसमें ट्राई करते हैं demo@example.com 1 2 3। तो वो तो अभी हमने स्विच कर दिया, वापस से पुट करते हैं। तो यहाँ पे ये सही से आ रहा है और साइन अप भी आपका सही से चल रहा है। तो इन्फॉर्मेशन तो दोनों से अब प्रॉपरली जा रही है और फॉर्म्स भी क्लियर हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप रहता है इनको एक्चुअली में इस डेटा को आगे भेजना, जहाँ ये किसी तरह के एक्शन में जा सकें और वहाँ से किसी API को कॉल कर सकें। तो ये अलर्ट्स हटा देता हूँ मैं, इसकी जगह
कोई एक्शन क्रिएटर्स को कॉल करेंगे हम, और जनरली उनको कॉल करते हैं तो हमको डिस्पैच करना होता है कुछ। तो यहाँ यूज़ डिस्पैच हुक यूज़ लेता हूँ मैं। तो यूज़ डिस्पैच को आपको इंपोर्ट करना होगा, ये रिएक्ट रेडक्स से इंपोर्ट होगा। नेक्स्ट हम एक्शंस पे जाते हैं और एक नया एक्शन डिफाइन करते हैं। तो एक्शन में इंडेक्स पे जाते हैं, यहाँ पे लॉगिन का और साइनअप का कुछ एक्शन डिफाइन करते हैं। तो लॉगिन AC नाम से डिफाइन किया हमने। API का फॉर्मेट कॉपी कर लेते हैं किसी से भी। यहाँ पे हम /login को कॉल करेंगे। ये पोस्ट टाइप की होगी क्योंकि इसमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन हमको भेजनी होगी बॉडी में। तो यहाँ पे मैं यूज़र इनपुट एक्सपेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं यूज़र को बॉडी में भेजूँगा। डिस्पैच में कुछ अलग होगा। तो डिस्पैच में क्या होगा, तो आपको याद होगा तो हमने इनिशियलाइज यूज़र एक जगह लिखा हुआ है, वैसा सा कुछ करेंगे। तो मैं डिस्पैच कर देता हूँ इसमें लॉगिन AC जो हमारा लॉगिन फंक्शन था और उसमें यूज़र, तो यहाँ पे पूरा हो गया। और ऐसे ही साइनअप में मैं डिस्पैच करूँगा तो वो साइनअप AC कुछ फंक्शन होगा, वो भी हम डिफ़ाइन कर देंगे, उसमें भी यूज़र भेज देंगे। तो साइनअप AC भी कॉल कर लेते हैं, यहाँ डिफाइन करते हैं साइनअप AC। इसका जो पाथ है वो चेंज कर दीजिए, जैसे लॉगिन है वैसे इसका पाथ हम साइनअप कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन तो इसमें यूज़र ही जाएगा, तो कुछ खास चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप साइनअप AC अपने आप इंपोर्ट हो जाएगा, वो कॉल कर लें। तो यहाँ से पाथ सेट है। अब नेक्स्ट है APIs को देखना और उससे ये डिस्पैच क्या आते हैं उनको देखना। तो डिस्पैच से हमको करना क्या होगा, जो यूज़र आएगा उसको सेट करना होगा। ये हमने इनिशियलाइज यूज़र AC इसमें किया हुआ था। तो जो इसके डिस्पैच हैं वो आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे क्योंकि यही प्रोसेस हम कर रहे थे पहले, पर तब हम एक फिक्स्ड यूज़र जो ID 1 था उसको लेके आ रहे थे। यहाँ पे हम साइन अप यूज़र को लाएंगे और उसको सेट कर देंगे। तो यही डिस्पैच आप यहाँ पे यूज़ ले सकते हैं। और जो पुराना इनिशियलाइज यूज़र फंक्शन था उसकी अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि वो काम तो आपका लॉगिन या साइन अप ही कर देगा। तो एक एरर आ रहा है क्योंकि शायद इनिशियलाइज यूज़र कहीं पे इसका एक रेफरेंस बचा होगा जो होम पेज में है, तो आप उसको डिलीट कर दें। अब मैं बैकएंड में जाता हूँ और इन APIs को बनाते हैं। तो जैसे यूज़र API थी उसी को कॉपी कर रहा हूँ, इसको अब मैं लॉगिन लिख देता हूँ और यहाँ पे एक साइन अप बना देता हूँ और ये दोनों पोस्ट टाइप की होंगी। तो साइन अप में क्या होगा, एक नया यूज़र क्रिएट होगा। तो लेट यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र मॉडल को मैं कॉल करता हूँ और इसमें वो वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो यूज़र नेम, पासवर्ड, नेम, वो सब वैल्यूज़ आती हैं। तो यूज़र का स्कीमा आपको पता होना चाहिए इसके लिए। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़र में वो 3 वैल्यू आएंगी, पर देख लीजिए कि स्कीमा में वो तीनों एडजस्टेबल हैं क्या आपके पास नेम है, तो नेम तो है लेकिन ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल की जगह मैं यूज़र नेम यूज़ करूँगा और पासवर्ड यूज़ करूँगा। तो पासवर्ड और ईमेल की जगह मैं यूज़र नेम लिखूँगा। तो ईमेल को मैं छोड़ देता हूँ, उसकी जगह एक और नया फील्ड यूज़र नेम पुट कर देते हैं। तो ये तीनों फील्ड आ गए जो फ्रंट एंड से आएंगे, वो स्प्रेड होके आ जाएंगे हमारे पास। ईमेल भी अगर आप पुट करना चाहें तो वो एक तरह से यूज़र नेम ही है। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम लिख सकते हो, वही ईमेल भी है। वैसे अभी हमने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन पुट नहीं किया शायद फ्रंट एंड में कि ईमेल का फॉर्मेट सही होना चाहिए, बट मोस्टली वो इसी तरह से होगा। तो यूज़र स्कीमा में एड्रेसेस और ऑर्डर्स भी है, ये भी ब्लैंक एरे होने चाहिए वरना आपके आगे कुछ कोड गड़बड़ हो जाएगा। तो इनको इनिशियलाइज आप स्कीमा में भी कर सकते हो और ऐसे ब्लैंक एरे शुरू में साइन अप पे भी बना सकते हो। तो स्कीमा में यहाँ पे करके देखता हूँ, टाइप में ऑब्जेक्ट और यहाँ डिफ़ॉल्ट में मैं वैल्यू ब्लैंक एरे दे सकता हूँ। ऑर्डर में डिफ़ॉल्ट देना मुश्किल होगा क्योंकि ये हमने ऑब्जेक्ट ID रेफरेंस के स्टाइल से लिखा हुआ है। तो अब आप ऑर्डर का डिफ़ॉल्ट एरे चाहे तो आप सीधे जहाँ पे आप यूज़र क्रिएट कर रहे हो वहाँ पे ही पुट कर दें। तो यहाँ पे मैं जैसे ऑर्डर्स इज इक्वल टू ब्लैंक एरे, जब भी नया यूज़र बनेगा तो उसमें ऑर्डर्स तो एम्प्टी होगा ही। अब यहाँ पे ये हटा देते हैं, फाइंड वन नहीं करना है हमको, यूज़र डॉट सेव करना है। तो यूज़र डॉट सेव में देन में सक्सेस होने पे ये यूज़र रिटर्न हो जाएगा और फ्रंट एंड को चला जाएगा जहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आपको यूज़र चाहिए था। तो ये तो साइन अप की API तो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से कुछ लॉगिन में भी हम API लिखते हैं। तो लॉगिन में आपको केवल मैच करना है क्योंकि वहाँ क्रिएट नहीं करना, वहाँ आपको रिक्वेस्ट डॉट बॉडी यूज़र को एक्सपेंड करके मैच करते हैं फील्ड्स, और उन फील्ड्स अगर मैच हो जाते हैं तो आपके पास इफ़ रिज़ल्ट, इस तरह से मैं लिख देता हूँ कि अगर मैच हुआ तो कोई रिज़ल्ट आपके पास आएगा वरना नल आएगा, और एल्स
अगर कोई यूज़र मैच नहीं हुआ, यानी पासवर्ड वगैरह गलत होगा या आप कुछ और ही पुट कर रहे हो, तो उसमें हम एक स्टेटस फॉल्स ऐसा कुछ सेंड कर देंगे। तो फ्रंट एंड को पता लग जाएगा कि यूज़र आया या फिर यूज़र नहीं आया, मतलब कुछ एरर हमने पुट किए, गलत पासवर्ड वगैरह। स्टेटस 404 में लिख देता हूँ ताकि वहाँ कैच चल सके फ्रंट एंड में। तो डॉट स्टेटस इस तरह से एक्सप्रेस में होता है। एक और चीज़ ध्यान में रखनी होगी, साइन अप में भी आपको ये चेक करना होगा कि वो यूज़र नेम पहले एग्जिस्ट करता है या नहीं, वरना 2 यूज़र सेम यूज़र नेम के बन सकते हैं। तो user.find1 लगाइए, पर इसमें सब कुछ यूज़र नेम पासवर्ड सब चेक करने की जरूरत नहीं है। केवल ये चेक कीजिए कि यूज़र नेम इज इक्वल टू request.body user.username, मतलब जो नया यूज़र नेम आया है वो पहले से एग्जिस्ट तो नहीं करता, कोई यूज़र उस नाम से पहले से तो नहीं है। अगर रिजल्ट है, इफ़ रिजल्ट इज़ देयर, मतलब कि यूज़र है, तो आप स्टेटस फॉल्स सेंड कर दीजिए, मतलब कि आप साइन अप कर ही नहीं सकते। एल्स आप साइन अप कर सकते हो, अगर एकदम ताज़ा यूज़र नेम है, यूज़ नहीं हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से साइन अप का पूरा फंक्शन क्रिएट हो जाता है। तब इसको फ्रंट एंड में टेस्ट करते हैं। यहाँ डिस्पैच वाली पार्ट्स को अभी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, केवल कंसोल में सही डेटा आ रहा है या नहीं उसके हिसाब से हम फिर आगे डिस्पैच को ओपन करेंगे। तो दोनों ही जगह में डिस्पैच को एक बार कमेंट कर देता हूँ। तो बैकएंड रीस्टार्ट करते हैं। बैकएंड रीस्टार्ट में कुछ एरर आ रहा है, तो हमने एक जगह ब्रैकेट सही से बंद नहीं किया था, यहाँ find1 के बाद साइनअप में वो कर देते हैं। उससे ये चल गया है, प्रॉपर कनेक्टेड आ गया है, फ्रंट एंड भी सही से चल रहा है। यहाँ हम कंसोल ओपन कर लेते हैं, कुछ एरर आएगी तो दिख जाएगी। तो demo@example.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन, तो यहाँ पे शायद ऐसा यूज़र हमने बनाया है बट स्टेटस फॉल्स आ रहा है। तो एक बार पहले साइनअप को चेक करते हैं। तो demo@example.com, एक्चुअली ये आपको ईमेल में लिखना है, यहाँ तो डेमो ही लिख देते हैं। demo@example.com 1 2 3 4 5 6, तो एक अकाउंट बनाया, क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ सक्सेसफुली अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड सब कुछ बन गया है, अपडेटेड, क्रिएटेड एड, आईडी भी बन गई है। अब साइनअप तो हो गया, इसमें अभी ये फॉर्म कहीं रीडायरेक्ट नहीं किया हमको क्योंकि हमने कुछ लिखा नहीं ऐसा। अब लॉगिन में यही यूज़ करके देखते हैं, demo@example.com 1 2 3 4 5 6। और अब आप देखोगे तो यहाँ स्टेटस अभी भी फॉल्स आ रहा है। तो साइनअप तो शायद चल गया है बट लॉगिन अभी सही से काम किया नहीं है। तो डेटाबेस में चेक करते हैं, कलेक्शन में, तो यूज़र में देखते हैं। तो ये सेकंड यूज़र बना है क्योंकि इसमें ही यूज़र नेम है, ऊपर वाले में तो यूज़र नेम है ही नहीं। तो यहाँ demo@example पासवर्ड भी सही है, तो ये चीज़ तो सही है, लेकिन लॉगिन क्यों नहीं काम कर रहा? तो कहीं ना कहीं हमारी मैचिंग एल्गोरिथम बैकएंड में या फ्रंट एंड में कुछ गड़बड़ कर रही है। find1 में क्या गड़बड़ हो सकती है? find1 में request.body.user है, तो इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। तो request.body.user को आपने प्रिंट किया तो काफ़ी फ़नी चीज़ है कि इसमें 3 फील्ड्स आ रहे हैं और नेम भी किसी तरह से आ गया है क्योंकि मैंने शायद पूरा यूज़र पास कर दिया वहाँ पे, और नेम नहीं होना चाहिए क्योंकि नेम खाली ऐसा मैच होगा नहीं और इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो यूज़र लॉगिन में केवल यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करने, नेम नहीं मैच करना जो हमने गलती से भेज दिया फ्रंट एंड से। तो यहाँ मैं केवल रिक्वेस्ट में से यूज़र नेम और पासवर्ड ही मैच करूँगा। तो आई थिंक अब रीस्टार्ट करते हैं बैकएंड और अब ये सही चल जाना चाहिए। तो लॉगिन करते हैं, तो यहाँ पे डेटा में सक्सेसफुली यूज़र का डेटा आ रहा है। गलत पुट करते हैं तो अब लॉगिन नहीं होगा, तो यहाँ स्टेटस फॉल्स आ रहा है। तो अब सही है, गलत क्रेडेंशियल पे स्टेटस फॉल्स और सही क्रेडेंशियल्स पे आपके पास यूज़र आ रहा है सही से। तो मैं थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करता हूँ बैकएंड पे, मैं स्टेटस ट्रू कर देता हूँ, उसमें यूज़र भेजता हूँ और स्टेटस फॉल्स में कुछ नहीं भेजता। तो इससे क्या होगा कि दोनों में स्टेटस नाम का वेरिएबल तो रहेगा, उस हिसाब से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो दोनों का फॉर्मेट सेम है, अगर गलत है या सही है। दूसरा, ये स्टेटस को आपको यहाँ 404 पहले लिखना था, एक्सप्रेस में मैंने देखा तो ये पहले लिखा जाता है, हम अभी तक गड़बड़ कर रहे थे और यहाँ पे भी ये पहले लिखेंगे, तभी कुछ एरर आती थी। तो फ्रंट एंड पे वो एरर दिखती नहीं थी, हमको बस स्टेटस फॉल्स दिखता था बट एक 404 एरर नहीं थ्रो होता था। तो अब देखते हैं, तो लॉगिन किया तो यहाँ तो सक्सेसफुली स्टेटस ट्रू और यूज़र में यूज़र दिख रहा है, और कुछ गलत डालते हैं तो यहाँ 404 एरर भी आ रहा है और वो कैच भी हो रहा है ढंग से। तो अब हम फ्रंट एंड में चेक कर सकते हैं, उस हिसाब से कंडीशनली चीज़ें पुट कर सकते हैं। तो ये जो एरर है पहले इसको ही देखते हैं। तो एरर में रिस्पॉन्स में डेटा में स्टेटस इस तरह से कुछ आ रहा है। तो मैं कंसोल लॉग में error.response.data पुट करता हूँ और उसके बाद एक बार चेक करते हैं, तो कुछ ईमेल आईडी और गलत पासवर्ड पुट करते हैं, तो यहाँ स्टेटस फॉल्स आ रहा है।
जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और ये यहाँ पे पुट कर देते हैं साइन अप में भी। और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आपके पास स्टेटस भी आएगा और यूज़र भी। तो यूज़र तो हमको डायरेक्ट नहीं लेना, तो इफ़ में मैं पहले स्टेटस चेक करता हूँ। अगर स्टेटस ट्रू हुआ तो हमारे पास ऑब्वियसली यूज़र भी आया ही होगा, और उसके अंदर ही हम ये डिस्पैच पुट करेंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र कर दें, क्योंकि अभी यूज़र उसके अंदर है। और यहाँ पे भी आईडी के लिए भी रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूज़र और फिर अंडरस्कोर आईडी कर दें। तो अगर इफ़ स्टेटस ट्रू तो ऐसा होगा। तो ऊपर वाला ही पूरा कॉपी कर लेते हैं, वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, वही साइन अप में प्रोसेस होगा। एरर के केस में आप कुछ एरर डिस्प्ले करवा सकते हो। तो मैं डिलीट कर देता हूँ सारी चीज़ें, फिर से हम बनाते हैं सब कुछ। कार्ड डिलीट कर दिया, ऑर्डर्स डिलीट कर दिए, प्रोडक्ट्स तो नहीं डिलीट करने हैं। यूज़र में भी चाहे तो आप पुराना यूज़र डिलीट कर दें जिसमें यूज़र नेम नहीं है, नए वाला हम रख लेते हैं। और कैच में आप एरर दिखा सकते, वैसे इफ़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर एरर में आप आए हो तो कुछ एरर आया ही होगा, तो अलर्ट में आप पुट कर दो लॉगिन में कि इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स, इनकरेक्ट क्रेडेंशियल है, तो ये आप यहाँ पहुँचोगे। और यहाँ पे आप लिख दीजिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा तभी तो साइन अप फेल होगा। तो दोनों एरर थोड़े अलग लिख दिए हमने। अब चेक करते हैं। तो साइन अप की तो नहीं है, पर हम एक वही साइन अप करते हैं उसी ईमेल से चेक करने के लिए। तो अब आएगा यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो ये काम कर रहा है। लॉगिन में जाते हैं, demo@example.com 1234, ये गलत क्रेडेंशियल, तो यहाँ गलत क्रेडेंशियल या फिर गलत ईमेल और सही पासवर्ड, तो इसमें भी इनकरेक्ट क्रेडेंशियल्स आ रहा है। तो ये सही से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम एक लास्ट इशू हमारा क्लोज करते हैं, जो है एक्सप्रेस सेशन का। अगर आपको याद हो, अभी तक हमने हार्ड कोडेड कर रखी है पीछे एक बैकएंड में आईडी, वो हट जाएगी इससे। तो इसके लिए npm इंस्टॉल एक्सप्रेस सेशन कर लीजिए। इसको इस तरह से रिक्वायर करते हैं। यहाँ पे मैं वैर की जगह कॉन्स्ट कर देता हूँ, और इसको मिडलवेयर की तरह app.use में आप पुट कर सकते हो। इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपको पुट करने पड़ेंगे, वो हम अभी देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली सेशन मिडलवेयर क्या करेगा, एक कुकी के द्वारा आपके फ्रंट एंड और बैक एंड में एक सेशन मेंटेन रखेगा। ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, जो भी सैम्पल कोड है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक्चुअली कुकी सिक्योर्ड सीक्रेट रीसेव ये छोड़ दीजिए, सिक्योर फॉल्स कर दीजिए, क्योंकि आप अभी HTTP यूज़ कर रहे हो, S यूज़ करते तो ट्रू करते सिक्योर को। दूसरा है कि मैं कोर्स में चेंजेस करूँगा। कोर्स में अब मैं एक्सप्लिसिटली लिखूँगा कौन सा ओरिजिन अलाउड है, जैसे लोकल होस्ट 3000। मेथड कौन कौन से अलाउड है, जैसे हमने गेट और पोस्ट 2 ही मेथड यूज़ किए हैं। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सेशन के लिए आपको प्रॉपर कोर्स सेटअप करना पड़ता है, वरना ये सेशन कुकी सही से काम नहीं करे। और क्रेडेंशियल आप कर दीजिए ट्रू, क्योंकि आप उस सेशन में क्रेडेंशियल्स भेज रहे होंगे। तो आई थिंक ये पूरा सेट हो गया। इसके अलावा एक छोटा सा चेंज आपको फ्रंट एंड में भी करना पड़ेगा। फ्रंट एंड में एक चेंज है कि Axios में भी आपको क्रेडेंशियल्स अलाउ करने पड़ेंगे। तो axios.defaults विद क्रेडेंशियल इक्वल टू ट्रू, ये करने के बाद ही आपकी सेशन कुकी सही से चलेगी, वरना कुकी पास करने में इशू है। कुकी चल रही है या नहीं, तो आप एप्लीकेशन टैब में जाके यहाँ चेक कर लीजिए। तो लोकल होस्ट कुकीज़ में आप देखोगे तो यहाँ कुकी connect.sid नाम से दिखेगी। ये कुकी बनने का मतलब है कि आपका सेशन मिडलवेयर अब चल रहा है। ये कुकी वैल्यू क्या है, कैसे है, वो अभी डिस्कस हम नहीं करेंगे, बट सेशन आपका चल रहा है। तो अब आप इस सेशन कुकी की मदद से बैकएंड फ्रंट एंड के बीच में कनेक्शन बना सकते हो, जिससे बैकएंड को याद रहेगा कि आप लॉग्ड इन यूज़र हो या नहीं। तो हमने request.session पे एक वीडियो किया था, आप वो जाके वापस चेक कर सकते हैं। तो request.session.user नाम का एक सेशन वेरिएबल में बनाता हूँ, और इसमें लॉगिन के बाद जो भी रिजल्ट आता है वो मैं स्टोर कर लेता हूँ। तो यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन अब स्टोर हो गई है बैकएंड में। तो इस ब्राउज़र के लिए हमेशा बैकएंड को याद रहेगा कि कौन सा यूज़र है। ऐसे ही साइन अप में भी मैं ये पुट कर देता हूँ जो वैल्यू है। तो अब आपके बैकएंड में आपको आईडी नहीं भेजनी पड़ेगी या हार्ड कोड नहीं करनी पड़ेगी, वो आईडी हमेशा आपके request.session.user में होगी। तो जहाँ पे भी ये आईडी थी, इसको अब रिप्लेस कर सकते हो। तो इसकी जगह आप क्या लिखोगे, request.session.user._id। तो हमेशा जो भी लॉग्ड इन यूज़र है उसकी आईडी आ जाएगी। अगर लॉग्ड इन यूज़र नहीं होगा तो कोई आईडी नहीं आएगी। तो उस केस में तो वैसे भी आप एक्सेस नहीं कर सकते इस साइट को। आपको साइट एक्सेस करने के लिए लॉगिन करना ज़रूरी है ही। अब सर्वर रीस्टार्ट करते हैं, वापस से डिलीट कर देता हूँ मैं ये चीज़ें, ताकि अब हम प्रॉपर सेशन के साथ काम लें। लॉगिन, और अब प्रॉपर लॉगिन में करता हूँ demo@example.com 123456 लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन यहाँ पे आ गया।
बट लॉगिन में अपने आप रीडायरेक्ट नहीं हुआ, ये भी एक प्रॉब्लम है, हमको ठीक करनी होगी। हमको नेविगेट करके होम पेज पे जाना चाहिए था। तो नेविगेट के लिए अभी तक हम लिंक यूज़ करते आए हैं, पर यहाँ पे लिंक नहीं, जावास्क्रिप्ट से हमको राउटिंग करनी होगी। तो वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए एक हुक है, यूज़ नेविगेट। तो मैं लॉगिन साइन अप पेज में इस हुक को क्यों लिख रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है कि हुक्स हमेशा कंपोनेंट्स में ही डिफाइन किए जा सकते हैं, वो कभी नॉर्मल फंक्शन या एक्शन क्रिएटर्स इन सब में नहीं लिख सकते। तो यूज़ नेविगेट आप रिएक्ट राउटर डोम से डाउनलोड कर लीजिए, इंपोर्ट कर लीजिए, और नेविगेट में पास कर देता हूँ लॉगिन साइन अप एसी में, ताकि वहाँ पे हम इसको यूज़ कर सके। तो अब नेविगेट में हम स्लैश पास कर देंगे। तो अब लॉगिन हो या साइन अप हो, दोनों के सक्सेसफुल होने पे आप डायरेक्टली होम पेज पे चले जाएंगे। तो अब ट्राई करते हैं। demo@example.com 1 2 3 4 5 6 लॉगिन किया, कुछ कार्ट में ऐड किया, पे नाउ किया, एड्रेस चूज़ किया, प्लेस ऑर्डर किया, तो ऑर्डर शायद प्लेस हो गया होगा। माय ऑर्डर पे गए, यहाँ पे अभी इशू आ रहा है, ऑर्डर नहीं दिख रहा, लेकिन बैकएंड में जो डेटाबेस है उसमें देखते हैं कार्ट तो बन गया है, यूज़र आईडी भी सही आ गई है, और यूज़र में भी ऑर्डर आ गया है, यहाँ ऑर्डर भी क्रिएट हो गया है। और यूजर्स के अंदर देखो ऑर्डर्स में, तो वो काफ़ी सारी आईडी आ गई हैं, तो पहले के ऑर्डर्स भी थे, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इसको डिलीट करते हैं वापस से, पुराना डेटा अभी भी रह गया इसमें। तो मैं सारे ऑर्डर्स हटा देता हूँ और वापस से ऑर्डर डिलीट करते हैं, कार्ड डिलीट करते हैं, फिर से एक क्लीन स्टार्ट करते हैं। तो लॉगिन पे जाता हूँ, आईडी पुट करता हूँ, पासवर्ड पुट करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, ऐड करता हूँ कुछ आइटम्स, यूज़ करता हूँ एड्रेस, प्लेस करता हूँ ऑर्डर। तो होपफुली इस बार सब कुछ सही चला होगा। यहाँ माई ऑर्डर्स दिख रहा है, बट ऑर्डर का इस बार नंबर नहीं आया, तो अभी भी कुछ गड़बड़ है। बैक एंड में कहीं ना कहीं हमने विदाउट ऑर्डर आईडी के भेज दिया है कुछ। तो यहाँ पे कार्ड तो बन गया है, यूज़र आईडी भी है, ऑर्डर्स में भी सब कुछ सही है, एक आइटम भी है, यहाँ ऑर्डर आईडी में भी एक है, तो सब कुछ सही है। बस ऑर्डर आईडी क्यों नहीं आई वापस, वो देखना होगा। तो आप ऑर्डर में जाके देखो, तो सेव्ड ऑर्डर आपने नहीं रिटर्न किया, ऑर्डर ही रिटर्न कर दिया था, तो इस वजह से ऑर्डर आईडी नहीं आई है। तो वापस से लॉगिन करते हैं एग्जाम्पल, और फिर से कुछ मैं ऑर्डर ऐड करता हूँ, पे करता हूँ, प्लेस करता हूँ ऑर्डर। अभी भी कुछ इशू आ रहा है। तो एक्चुअली लॉगिन पे हमने पॉपुलेट ही नहीं किए ऑर्डर्स, तो पहले यहाँ पॉपुलेटेड थे ऑर्डर्स पुराने एपीआईज में, तो यहाँ पे ऑर्डर्स पॉपुलेट करेंगे तो ही यूज़र की प्रोफाइल में ऑर्डर्स ऐड होंगे, वरना तो वहाँ पे केवल आईडी है। तो वापस से सर्वर स्टार्ट करते हैं, एक और बार पूरा प्रोसेस लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन वापस मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी और कोई तरीका नहीं है कि सेशन हम वापस से ला सकें, वो एपीआई भी हम बनाएंगे। तो अब आपके पास यहाँ ऑर्डर्स आ रहे हैं, एक नया ऑर्डर करके देखते हैं कि उसमें भी आईडी आती है क्या। तो मैं कुछ ऐड करता हूँ, एड्रेस ऐड करता हूँ, माय ऑर्डर्स, तो यहाँ पे भी अब आईडी आ रही है। तो अब पूरा लॉगिन वाला प्रोसेस तो सही चल रहा है। रीलोड करते हैं, तो यहाँ रीलोड करने पे माय ऑर्डर्स नहीं आ रही। तो यही मैं आपको बता रहा था, बार बार लॉगिन करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी कोई ऐसी एपीआई नहीं है कि जो जाके चेक कर ले कि मेरा सेशन है या नहीं। अगर लॉगिन साइनअप के थ्रू भी मैं नहीं आता साइट पे, तो भी उसको पता होना चाहिए कि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ या नहीं, मेरा सेशन बना हुआ है, तभी तो सेशन का कोई यूज़ होगा। तो यहाँ मैं एक /user API गेट ही बनाता हूँ, और ये चेक कर लेगा कि पहले से लॉग्ड इन हो क्या आप या साइंड अप हो। तो इफ़ request.session.user एग्जिस्ट करता है, मतलब उसमें हमारी यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी, तो मैं यूज़र सेंड कर दूंगा विद स्टेटस ट्रू। तो यूज़र में क्या होगा, request.session.user ही यूज़र होगा, और एल्स हम स्टेटस में फॉल्स भेज देंगे, जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं। और यहाँ पे साथ में हम कुछ नहीं भेजेंगे, और चाहे तो आप 404 स्टेटस भी भेज सकते हो। तो ये एक एपीआई हो गई। इसके लिए भी हम एक एक्शन क्रिएटर बनाएंगे, और इसका नाम हम रखते हैं चेक ऑथ एसी। तो ये चेक करेगा कि हम ऑथेंटिकेटेड ऑलरेडी हैं या नहीं। तो उसके हिसाब से गेट एपीआई कर लेता हूँ, यूज़र कर लेता हूँ। ये पार्ट तो ऑलमोस्ट सेम रहने वाले हैं, वही फॉर्मेट हमने रखा है। और नेविगेट स्लैश पे कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं हम रूट पाथ पे वापस आ जाएंगे। यहाँ यूज़र की ज़रूरत नहीं है, केवल नेविगेट हमको इसमें पास करना पड़ेगा। तो चेक ऑथ को कहाँ कॉल करें, तो मैं एकदम टॉप लेवल पे इसको कॉल करता हूँ जहाँ हमने ऐप कंपोनेंट बनाया हुआ है। तो जैसे ही हमारी एप्लीकेशन में कुछ भी खुलेगा तो ऐप तो लोड होगा ही, तो यहाँ पे हम यूज इफेक्ट कॉल करेंगे और उसमें चेक ऑथ को पुट कर देंगे, और इसके अंदर नेविगेट पास करना है। तो नेविगेट कहाँ से आएगा, अगेन ये कंपोनेंट है, तो इसमें नेविगेट यूज नेविगेट हुक हम ला सकते हैं, उससे हम नेविगेट बना लेंगे रिएक्ट राउटर डोम से।
तो कांस्टेंट नेविगेट, यूज नेविगेट। और चेक ऑथ AC भी अभी इंपोर्टेड नहीं है, इसको भी आप एक्शंस से इंपोर्ट कर लें। और एल्स केस में आप /login पे भी नेविगेट करेंगे, ये भी आप पुट कर दीजिए हर जगह। तो जब भी इनकरेक्ट क्रेडेंशियल या ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो आप लॉगिन पे आ जाएंगे। तो मैंने रीलोड किया तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। अगर मैं लॉग्ड आउट हूँ तो मेरे को आना चाहिए था, और नहीं मेरे ऑर्डर्स में कुछ आ रहा है। तो किसी वजह से ये API जो चेक ऑथ है वो अभी नहीं चली है। क्या रीज़न हो सकता है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंसोल लॉग पुट कर दिया है, चेकिंग ऑथ, ये चेक करने के लिए ये पार्ट चल रहा है या नहीं। और यहाँ अंदर चेक ऑथ AC में मैं एक और कंसोल लॉग पुट कर देता हूँ, response.data, जिसमें दिख रहा होगा। तो ये दिख जाएगा कि ये दोनों API चली हैं या नहीं। तो ये चेकिंग ऑथ तो चल रहा है और ऑथ वाला पार्ट नहीं चला। तो जो फंक्शन है वो नहीं चला। चेकिंग ऑथ तो चला है बट उसके बाद ऑथ नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? तो आपको याद हो रहा होगा, एक कॉमन मिस्टेक हम करते हैं कई बार, हमने यहाँ पे डिस्पैच कॉल नहीं किया। डिस्पैच कॉल नहीं करोगे तो फंक्शन में कॉल नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं डिस्पैच डिफाइन कर देता हूँ, यूज डिस्पैच, जो रिएक्ट रिडक्स से आ जाएगा। और वो डिस्पैच आपको चेक ऑथ AC में लगाएंगे। तो अब देखिए रीलोड करते ही लॉगिन पे आ गया। यहाँ से हटा के आप होम पे जाने की ट्राई कीजिए तो भी लॉगिन पे वापस आ जाओगे, क्योंकि वो फेल हो रहा है, उसको सेशन नहीं मिल रहा। अब demo@example.com और पासवर्ड डालने पे ही आप अंदर जा पाओगे प्रॉपरली। और यहाँ पे माई ऑर्डर्स भी आपके दिख रहे हैं। और अगर आप रीलोड करोगे तो भी ऑर्डर्स आपको दिखने चाहिए। वैसे पहले मैं एक नया ऑर्डर करता हूँ, प्लेस करता हूँ ऑर्डर, माई ऑर्डर, बट ये वाला ऑर्डर यहाँ पे सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है। अब रीलोड करते हैं, ये सब तो प्रॉपर है ही। माई ऑर्डर्स पे वापस से जाते रीलोड करने के बाद, कार्ट में मैंने वापस से 2 आइटम ऐड किए हैं। तो एक मैं ऑर्डर सक्सेस पेज और बनाना चाह रहा हूँ कि कोई भी ऑर्डर हो तो उसकी सक्सेस पे जो हमने एक पेज बनाया था वो डिस्प्ले हो। तो उसके लिए भी नेविगेट चाहिएगा और हम उस पर नेविगेट कर देंगे। तो नेविगेट टू ऑर्डर सक्सेस, ये ऑर्डर सक्सेस का ये पाथ था एग्जैक्टली। तो ये आप यूज़ कीजिए। नेविगेट कैसे पास करोगे, उसके लिए आपको यूज़ नेविगेट हुक यूज़ करना होगा, और वो केवल कंपोनेंट में ही बना सकते हैं। तो चेकआउट पेज यहाँ कंपोनेंट में उसको डिफाइन कर देते हैं। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ प्लेस ऑर्डर AC में, वो यहाँ पे आ जाएगा नेविगेट। तो आप ऑर्डर सक्सेस पे आ जाओगे। तो एक ऑर्डर करके देखते हैं। ये ऑलरेडी कार्ट में 2 आइटम है, इनको यूज़ एड्रेस प्लेस ऑर्डर, तो आ गया ऑर्डर सक्सेस। बट यहाँ पे ऑर्डर नंबर अभी भी डमी है। तो क्या इसमें हम सही ऑर्डर नंबर पास कर सकते हैं? तो इसका ईजी तरीका है पैरम्स से, राउट पैरम्स से। तो पैरम्स हमने पहले भी एक जगह यूज़ किया हुआ है, तो वो था प्रोडक्ट की जो डिटेल्स थी वहाँ पे हम यूज़ करते थे पैरम्स। तो इसी तरह से मैं ऑर्डर सक्सेस के आगे भी एक ऑर्डर ID पैरम पुट कर दूंगा, कॉलन उससे पुट किया है पहले। तो ऑर्डर सक्सेस के आगे आप सीधे वो ID पुट कर सकते हो। तो ID किस में है? response.data जो है वो एक तरह से ऑर्डर ही तो है, और ऑर्डर में से ID कैसे निकालोगे? ._ID से। तो एक तरह से ऑर्डर की ID ऑर्डर सक्सेस के आगे आप कॉन्कैट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तो अब ऑर्डर सक्सेस /ID आ जाएगी। इसको अब कहीं गेट करना पड़ेगा, जो पेज है जिस पे हम जाएंगे ऑर्डर सक्सेस पेज पे। तो इसको गेट करने के लिए ऑलरेडी हुक है पैरम्स वाला, तो यूज पैरम हुक से उसको गेट कर लेंगे। अब पैरम्स में से ID कैसे निकालेंगे? जैसे इनके डॉक में भी एग्जांपल देखते हैं, पैरम्स के आगे सीधे ID का आप नाम लिखते हैं जो भी आपने पैरम बनाया था। तो पैरम्स.order_ID, तो वो अपने आप आ जाएगी। तो आई थिंक ये करेक्ट हमने बना लिया है। तो अब हम इसको ट्राई करके देख सकते हैं एक ऑर्डर बना के। तो माई ऑर्डर्स में जैसे अभी 3 ऑर्डर दिख रहे हैं, पर माई ऑर्डर्स में आई थिंक इससे ज़्यादा ऑर्डर थे। अगर आपको याद हो तो हम शायद 3 से ज़्यादा ऑर्डर कर चुके हैं। तो वापस 3 ही ऑर्डर क्यों आ रहे हैं? तो यहाँ पे भी कुछ इशू है। जिस तरह से हम सेशन में ऑर्डर एक बार में स्टोर कर रहे हैं उसकी वजह से। रीलोड करता हूँ, देखता हूँ तो 3 आ रहे हैं, हर बार वही 3 आ रहे हैं, पर 3 से ज़्यादा है ऑर्डर जैसा हमको याद आ रहा है। ऐड करता हूँ मैं कार्ट में कुछ चीज़ें, वापस से ट्राई करते हैं। तीनों चीज़ें ऐड कर ली, प्लेस ऑर्डर, तो ये ऑर्डर सक्सेस, तो ये तो आ गया ऑर्डर नंबर जो हम चाह रहे थे। और माई ऑर्डर में देखते हैं तो अभी भी वो 3 ही दिख रहे हैं। ये अभी मैंने जो किया वो चौथा ऑर्डर कहाँ चला गया? रीलोड के बाद
वो स्पेशली गायब हो रहा है। तो उसका रीज़न है कि जो पॉपुलेट आप कर रहे हो ये लॉगिन के टाइम पे कर रहे हो, तो लॉगिन के टाइम पे जितने ऑर्डर थे उतने ही आपने सेशन में स्टोर कर लिए और बाद में आपने सेशन कभी अपडेट किया नहीं। तो यानी आपको सेशन को अपडेट करना होगा। मतलब जब भी आप, एक तरीका तो ये रीलोड पे हमेशा ये /यूज़र कॉल करते हो आप, तो इसमें आप वापस से पॉपुलेट कॉल कर लो। तो मैं यहाँ पे user.find1 ये वाला पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ ये पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें आपको सब कुछ मैच करने की ज़रूरत नहीं है, केवल यूज़र नेम मैच कीजिए क्योंकि ऑलरेडी लॉग्ड इन तो है ही। तो उस पर्टिकुलर यूज़र, तो session.user से वो निकल जाएगा, request.session.user में यूज़र नेम होगा ही। तो बस इसके पॉपुलेट ऑर्डर वापस से कर देंगे तो लेटेस्ट जितने भी ऑर्डर हैं वो पॉपुलेट हो जाएंगे। और इफ़ रिज़ल्ट की भी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कुछ ऑर्डर होंगे ही। तो सेशन में वापस से हम नए और स्टेटस और यूज़र वापस भेज देंगे। तो अब लेटेस्ट ऑर्डर उसमें जैसे आप देख रहे हो ना, ऑर्डर भी यहाँ पे 6 थे, तो ये 6 के 6 यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं, बट वहाँ 3 ही दिख रहे थे क्योंकि लॉगिन के टाइम हमने बस 3 ही ऑर्डर किए होंगे तब तक। तो वापस सब कुछ क्लीन करके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ demo@example.com 1 2 3 4 5 6 माई ऑर्डर्स। तो अभी एम्प्टी आ रहा है, कोई भी ऑर्डर नहीं है। हम कुछ ऐड करते हैं कार्ट में, कुछ ऐड हुआ, पे करते हैं, एड्रेस प्लेस ऑर्डर, तो ऑर्डर प्लेस हो गया। माई ऑर्डर पे जाते हैं तो यहाँ पे अभी ऑर्डर नहीं दिखा, तो ये भी अभी इशू सॉल्व नहीं हुआ है। अब रीलोड करते हैं तो भी ऑर्डर नहीं दिखा, तो कुछ इशू आ रहा है। आई थिंक अभी जो चेंजेस किए उससे कुछ नया इशू क्रिएट हो गया होगा। तो बैकएंड में जाके देखते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो डेटाबेस में तो आपको ऑर्डर दिख रहा है बट वो यहाँ नहीं आ रहा। तो क्या रीज़न हो सकता है? बैकएंड में आप देखो तो response.send आपने 2 बार यूज़ किया है। एक तो find1 के आगे यहाँ पे एरर भी आ रहा है। एरर आपको कह रहा है कि एरर HTTP headers sent, ये बार बार आप नीचे देखोगे तो रिपीट हो रहा है, यानी हेडर्स ऑलरेडी भेज दिए गए हैं, यानी आपने response.send 2 बार भेजा है। तो आप देखो यहाँ पे ये एक response.send एक्स्ट्रा ही है, ऊपर हम भेज ही चुके हैं find1 में, तो ये क्यों चाहिए? तो इस वजह से एरर आ रही थी। तो रीस्टार्ट करते हैं बैकएंड को, वापस से लॉगिन पेज पे जाते हैं या सीधे ही हम देख सकते हैं। अभी हम लॉग्ड आउट की सर्वर बंद किया था demo@example.com, लॉगिन करते हैं। अब यहाँ देखें तो माई ऑर्डर्स में पहले से ऑर्डर आ रहा है और एक नया ऑर्डर करके भी देखते हैं। तो एक और ऑर्डर मैंने ऐड किया, यूज़ किया, यही एड्रेस, प्लेस किया ऑर्डर, वापस होम पे जाते हैं तो अब 2 ऑर्डर आने चाहिए, तो अब 2 ऑर्डर भी आ रहे हैं। तो प्रॉपर्ली ऑर्डर अपडेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल लॉगिन के टाइम जितने थे उतने ही आ रहे हैं। तो ये /यूज़र की वजह से हो रहा है, लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है अगर आप सोचो तो, क्योंकि अगर मान लीजिए गेट /यूज़र कॉल ही नहीं हुआ, क्योंकि ये हर बार कॉल नहीं होगा, ये आपने जब भी आप रीलोड करते हो फंक्शन तब ये कॉल हो रहा है। तो अगर कोई ऐसा पेज रह गया जहाँ पे ये कॉल नहीं हुआ तो हो सकता है आपने जो लेटेस्ट ऑर्डर डाले हैं वो माई ऑर्डर्स में ना आए। तो इसको आप जहाँ पे भी हो सके पॉसिबल कॉल कर लीजिए जब भी ऑर्डर अपडेट हो। तो बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है, बट इससे अभी एक बार काम चलाते हैं। एक और ऑर्डर करके देखता हूँ और यहाँ पे जाते हैं माई ऑर्डर्स, तो ये तीसरा ऑर्डर भी आ गया। तो मोस्टली सब केसेस में ये काम करेगा, बट फिर भी मैं सोचता हूँ कि कहीं ऐसा केस रह सकता है जब ये काम ना करे, तो वो आप चेक कर सकते हो अपने आप। नेक्स्ट, अब मैं इसमें चाह रहा हूँ कि ऑर्डर का जो आप देख रहे हो ना, इसका भी एक पर्टिकुलर सॉर्टिंग ऑर्डर है। तो मैं इसमें टाइम स्टैम्प ट्रू कर देता हूँ स्कीमा में। तो मैं यहाँ क्रिएटेड अपडेटेड एट डालना चाह रहा हूँ और उससे मैं चाह रहा हूँ कि एक टाइम भी आए कि ऑर्डर कब किया गया और उसकी वजह से मैं सॉर्ट भी कर पाऊँ। तो वापस से सर्वर स्टार्ट किया है तो लॉगिन करना पड़ेगा क्योंकि सेशन ख़त्म हो गया होगा। तो लॉगिन करते हैं, ऐड टू कार्ट करता हूँ, वापस से पे करता हूँ, यूज़ एड्रेस, प्लेस ऑर्डर, एक और ऑर्डर प्लेस हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए तो काफ़ी सारे ऑर्डर होंगे, 4 ऑर्डर। लास्ट वाले में क्रिएटेड एट अपडेटेड एट बन गया क्योंकि अभी टाइम स्टैम्प हमने स्कीमा में जोड़ा था, बाकियों में नहीं होगा वो। तो अभी के लिए सारे ही डिलीट करता हूँ, फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो ये ऑर्डर्स भी काम नहीं आएंगे। तो इसमें भी मैं ऑर्डर्स को ब्लैंक कर देता हूँ। तो अब वापस जाते हैं, गो बैक टू होम। तो कार्ट एम्प्टी है, ऑर्डर्स भी एम्प्टी हो गए होंगे। ऐड टू कार्ट करता हूँ, पहला ऑर्डर करता हूँ, यूज़ दिस एड्रेस, प्लेस ऑर्डर, तो एक ऑर्डर हो गया होगा। होम पे जाते हैं, यहाँ पे माई ऑर्डर्स देखते हैं तो यहाँ पे एक ऑर्डर आ रहा है। अब हम इसकी टाइम भी दिखाना चाहते हैं कि कहाँ पे कितने टाइम पे हमने ये ऑर्डर किया था, किस तारीख को, और मे बी टाइम भी दिखा सकते हैं। तो जाके इसका मॉडिफाई करते हैं टेम्पलेट। तो जो भी आपका चेकआउट से रिलेटेड था, जिसे यहाँ ऑर्डर नंबर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ही मैं ऑर्डर की डेट भी पुट कर देता हूँ। तो डेट ऑफ ऑर्डर
और आपको पता ही है ऑर्डर में क्रिएटेड एट नाम से एक एंटिटी है, तो created_at शायद इसको पुट करते हैं, यहाँ आया नहीं तो शायद क्रिएटेड एट कैमल केस में, हाँ तो यहाँ इसको करेक्ट कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हो इसमें डेट तो आ गई है बट डेट का करेक्ट फॉर्मेट नहीं है। तो डेट की फॉर्मेटिंग करने के लिए कुछ तरीके हैं, जावास्क्रिप्ट से भी आप खुद फंक्शन लिख के कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। तो मैं एक लाइब्रेरी यूज़ करता हूँ, इसमें लाइब्रेरी यूज़ करना काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि डेट और टाइम मैनिपुलेशन के लिए बहुत अच्छी लाइब्रेरी ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो एक लाइब्रेरी है DateFNS, तो इसका डॉक्यूमेंटेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे और इसमें फॉर्मेट और फॉर्मेट डिस्टेंस और ऐसे करके बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो इसको इंस्टॉल करते हैं, फ्रंट एंड में इंस्टॉल करना ध्यान रखिएगा। तो npm install DateFNS इस तरह से इंस्टॉल कर लिया और यहाँ से डॉक्यूमेंट से ये लिख लेता हूँ मैं क्या इंपोर्ट करना है। तो यहाँ टॉप पे मैं इंपोर्ट करता हूँ, इसमें बाकी सब नहीं चाहिए, केवल फॉर्मेट फंक्शन ही काम आ जाएगा हमारे। तो फॉर्मेट को कैसे यूज़ करना है यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, तो उसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आपको डेट देनी है और सेकंड आर्ग्यूमेंट में जो भी फॉर्मेट में आपको डेट को कन्वर्ट करना हो। तो यहाँ पे अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में हम जाते हैं तो इससे बेटर एक एग्जाम्पल मिलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हो जैसे न्यू डेट लिखी हुई है और फिर MMDDYY इस तरह से फॉर्मेट है, तो इस तरह का कुछ यूज़ करते हैं। तो ये तो डेट हो गई जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है और उसमें फॉर्मेट है MMDDYY, तो मंथ, डेट और ईयर इस तरह से आ जाना चाहिए। तो वापस से सर्वर रीस्टार्ट कर रहा हूँ मैं फ्रंट एंड का और हमारी ऐप को लोड करता हूँ। तो माय ऑर्डर्स अभी तो गायब आ रहे हैं, आई थिंक कुछ इशू है, ये इनवैलिड टाइम बता रहा है। तो ये जो क्रिएटेड एट है ये एक्चुअली में टाइम नहीं एक स्ट्रिंग है, तो इसको न्यू डेट में आप पास कर दो तो उसको डेट मान लेगा, डेट डेटा टाइप। अब यहाँ पे करेक्ट आएगा। तो माय ऑर्डर्स पे आप जाइए तो अब आपको दिखा रहा है 5/3 मई उस तरह से, बट MMM कर दीजिए तो ये मई ऐसे दिखाएगा, 5 नहीं दिखाएगा। और DDMMYY जो बेटर फॉर्मेट मेरे को लगता है, तो 3 मई 2022, तो जो तारीख है वो आ गई। टाइम भी आप दिखा सकते हैं, उसके लिए भी कुछ स्ट्रिंग है, आप डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हो, पर अभी के लिए मैं डेट ही दिखा रहा हूँ। तो ये चीज़ हमारी अब वर्किंग है, अब आप टाइम भी करेक्टली फॉर्मेट कर सकते हो। इस क्रिएटेड एट को यूज़ करते हुए हम सॉर्टिंग भी बाद में करेंगे। तो एक और ऑर्डर करके देखते हैं ताकि कम से कम कुछ कंपैरिजन के लिए हो। तो पे किया, यूज़ एड्रेस किया, एक और प्लेस किया ऑर्डर, यहाँ चले गए और माय ऑर्डर्स पे देखते हैं। देख रहे हो ये आया और उसके नीचे लेटेस्ट ऑर्डर है वो सबसे नीचे आ रहा है, वैसे सबसे ऊपर आना चाहिए। जनरली हम लेटेस्ट को टॉप पे देखना चाहते हैं, तो इसको सॉर्ट करना पड़ेगा हमको। तो सॉर्टिंग ऑफ ऑर्डर हमको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो ऑर्डर के अंदर है। आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको इससे एक लेवल ऊपर जाना पड़ेगा जहाँ ऑर्डर्स हमने डिफाइन कर रखे हैं और वहाँ पे हम उसकी सॉर्टिंग करेंगे। तो सॉर्टेड ऑर्डर्स इक्वल टू जो यूज़र डॉट ऑर्डर्स है उस पर हम सॉर्ट फंक्शन लगाएंगे। तो सॉर्ट फंक्शन में 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं, कुछ भी आप इनको नाम दे सकते हैं, A एंड B माना जाता है। तो ये A एंड B एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर्स के अंदर जो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे उसी को। तो इसका एक डिफरेंस हमको देखना होता है। तो जैसे मैं न्यू डेट A डॉट क्रिएटेड एट और न्यू डेट B डॉट क्रिएटेड एट, यानी इन दोनों का डिफरेंस ले रहा हूँ। तो डिफरेंस आपको पता है कि जब 2 चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है तो या तो डिफरेंस नेगेटिव होगा, अगर पहली चीज़ छोटी है तो और दूसरी चीज़ बड़ी है तो नेगेटिव होगा। पहली चीज़ अगर बड़ी है दूसरी उससे छोटी है तो पॉजिटिव होगा, दोनों बराबर की हैं तो 0 होगा। यही 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। तो इसके हिसाब से ही जावास्क्रिप्ट का जो सॉर्ट फंक्शन है वो काम करता है। तो आपको उसको एक्चुअली में एक ऐसा फंक्शन देना होता है AB, ये A और B एक तरह से अंदर के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चेंज होता रहता है अपने आप, और उसके डिफरेंस के हिसाब से वो सॉर्टिंग देखता है कि कौन किससे बड़ा है। तो अभी जैसे इस तरह की सॉर्टिंग आई, यानी ये जो लॉजिक है इसको उल्टा कर देते हैं, B और A का डिफरेंस लेते हैं, तो अब ये इससे उल्टा सॉर्ट हो गया। तो डिसेंडिंग असेंडिंग उस तरह की सॉर्टिंग है। तो हम वैसा ही चाह रहे थे कि जो टॉप पे आए वो लेटेस्ट हो, तो B-A कर दिया। तो आप सीधे यूज़र डॉट ऑर्डर्स डॉट सॉर्ट भी कर सकते हो, ये भी काम कर जाएगा क्योंकि यूज़र सीधे ही ऑर्डर्स आपने कर दिया। बट इस तरह की चीज़ नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है, आपको याद होगा यूज़र डायरेक्ट। तो यहाँ एरर भी आया कि स्टेट म्यूटेशन हुआ है जो कि अच्छा नहीं है। तो आपको हमेशा किसी स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करना चाहिए, उसकी कॉपी बना के चेंज करना चाहिए। रिडक्स का जो एकदम फर्स्ट नियम है वही ये, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो यूज़र डॉट ऑर्डर्स की मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। तो इसको मैं सॉर्टेड नाम से एक एरे बनाता हूँ और
स्प्रेड कर लेता हूँ ऑर्डर्स और नई एरे में पुट करता हूँ। तो ये एक नई एरे बन गई सॉर्टेड, जिसका पिछले से कोई रेफरेंस नहीं है। तो अभी सॉर्टेड को यहाँ पुट कर देंगे मैप में, तो अब कोई इशू नहीं आएगा, हमेशा सॉर्टेड ही ऑर्डर्स आएंगे। तो अब ये सॉर्टेड ऑर्डर्स हैं, लेटेस्ट वाला टॉप पे है। यही अप्रोच आप यहाँ प्रोडक्ट की लिस्ट में भी लगा सकते हो सॉर्टिंग के लिए। सपोज आपको प्राइस से सॉर्ट करना है, रेटिंग से, या किसी भी चीज़ से। तो एक बार आपको मैं दिखाता हूँ एग्जाम्पल। प्रोडक्ट लिस्ट में जाते हैं, कहीं हमने प्रोडक्ट्स का भी मैप बनाया होगा। तो जैसे होम में हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स पुट किए हुए हैं, तो इसकी जगह मैं मान लो प्रोडक्ट्स डॉट सॉर्ट पास करता हूँ और वैसे ही AB बनाते हैं। और किस चीज़ का डिफरेंस लें उस पर हम सॉर्टिंग करेंगे, तो हम प्राइस के डिफरेंस पे सॉर्ट करते हैं। तो मैं लिखता हूँ A.price माइनस B.price। तो ये क्राइटेरिया से हम दो चीज़ों को जज करेंगे। तो अभी तो सॉर्टिंग चेंज नहीं हुई, शायद ये असेंडिंग सॉर्ट है, तो B माइनस A कर देते हैं, तो वो डिसेंडिंग सॉर्ट होगी। तो रीलोड करते हैं, तो अब देखो सबसे मैक्स वाला ऊपर आया, फिर नीचे उल्टा सॉर्ट हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ को सॉर्ट करते हो, बस क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा कि प्राइस से, रेटिंग से। और इस तरह का ड्रॉप डाउन भी आप बना सकते हो और वो क्राइटेरिया चेंज कर सकते हो। इतनी कोडिंग होपफुली आप कर पाओगे खुद से, तो मैं एग्जाम्पल आगे नहीं बता रहा। हम बैक आते हैं और लास्ट में हम फाइनल एक चीज़ बनाते हैं, वो है लॉग आउट। अभी तक लॉग आउट नहीं कर रहे हम यूज़र को, तो उसके लिए सबसे पहले तो एक API बनाते हैं लॉग आउट की। तो लॉग आउट की API को कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, इसका एक ही काम है, सेशन से डेटा क्लियर करना। तो पोस्ट बनाया, रिक्वेस्ट डॉट सेशन डॉट यूज़र इक्वल टू नल कर दो या ब्लैंक कर दो, कुछ भी कर सकते हो। और रिस्पॉन्स डॉट सेंड, मतलब इस API को जो कॉल कर रहा है उसको आप कुछ स्टेटस भेज दो, जैसे ट्रू। मतलब ट्रू का मतलब कि लॉग आउट हो गया है। तो इसको कंफ्यूज मत कीजिए उस स्टेटस से जो लॉग इन का था। तो इसको मैं फ्रंट एंड में कैसे कॉल करूँ, तो इसके लिए भी एक एक्शन क्रिएटर और उस तरह का फॉर्मेट मैं जो रिपीट कर रहा हूँ हर बार, वही बना लेते हैं। तो लॉग आउट एक्शन क्रिएटर, और यहाँ लॉग आउट कॉल कर लेते हैं। बैक एंड में देखते हैं, तो पोस्ट की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी सिंपल सा है, तो गेट ही कॉल कर लेते हैं ताकि हमको इजी पड़े। ये डेटा की भी ज़रूरत नहीं है। देन में वैसा ही होगा। इनिट यूज़र में हमारे पास क्या आएगा, स्टेटस तो ट्रू यहाँ आना ही है, तो ये इसमें तो आ जाएगा। तो यहाँ रिस्पॉन्स डॉट डेटा इसकी ज़रूरत नहीं है। पेलोड में हम ब्लैंक ऑब्जेक्ट डाल देते हैं, क्योंकि यूज़र को हम एक तरह से ब्लैंक कर रहे हैं फ्रंट एंड में। और नेविगेट कर देते हैं वापस लॉगिन पे, क्योंकि आप लॉग आउट हो चुके हो, तो लॉगिन पेज पे चले जाओ। और वापस आने का आप ट्राई करोगे तो आ नहीं पाओगे, क्योंकि सेशन उसको मिल नहीं रहा। ये सब मैंने ऊपर ये एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट भी हटा दिया। इस चीज़ को अभी एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। रिड्यूसर में यहाँ एक्शन डॉट पेलोड है, तो इनिट यूज़र में ये एक्शन डॉट पेलोड क्या हो जाएगा, ब्लैंक। तो एक तरह से यूज़र की स्टेट क्या हो जाएगी, ब्लैंक, यानी ना नाम रहेगा, ईमेल रहेगा, ऑर्डर एड्रेस कुछ भी नहीं रहेगा। बट वो चीज़ शायद इशू नहीं क्रिएट करे, क्योंकि हम लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे और फिर तो लॉगिन करते यूज़र आ ही जाएगा। फ्रंट एंड में नैव बार में इसको हम कॉल करते हैं, अभी तक हमने कॉल ही नहीं किया। तो यहाँ लॉग आउट का बटन है, तो ये href है जो मैं ये हटा लेता हूँ, इसकी जगह मैं ऑन क्लिक लगा देता हूँ। तो ऑन क्लिक पे हम क्या चाहते हैं कि वो जो लॉग आउट वाला फंक्शन है वो कॉल हो जाए। तो लॉग आउट AC को कॉल कर लिया यहाँ पे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ और इस कंपोनेंट में यहाँ रिटर्न और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ ताकि मैं कुछ और लिख सकूँ। तो जैसे यहाँ पे मैं नेविगेट पुट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जैसे ही ये चीज़ चले उसके बाद में नेविगेट आप हो जाओ। तो यूज़ नेविगेट यहाँ पे मैंने कॉल किया। और ये जो नेविगेट है, ये नेविगेट हमको क्यों चाहिए, क्योंकि लॉग आउट में हम लॉग आउट AC में नेविगेट आर्ग्यूमेंट हमको चाहिए होगा। और नेविगेट आर्ग्यूमेंट किसी हुक से ही आ सकता है, और हुक इस कंपोनेंट में ही हमने यूज़ किया है। तो यूज़ नेविगेट डायरेक्टली यहाँ कर लेते हैं और यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अब हमारे पास लॉग आउट AC कंप्लीट हो गया है। इस तरह से वो वर्क करना चाहिए। आई थिंक लॉग आउट AC को अभी तक हमने इंपोर्ट नहीं किया, वो भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये भी इंपोर्ट हो गया। तो अब हम चेक कर सकते हैं कि फंक्शनैलिटी चल रही है प्रॉपरली। तो demo@example.com 1 2 3 4 5 6 लॉग इन, लॉग आउट पे जाते हैं। अभी कुछ नहीं हुआ क्लिक करने पे, तो कुछ तो एरर है, या तो हमारा क्लिक ही रजिस्टर नहीं हुआ। एक तो ये एरर आ रही है कि म्यूटेशन स्टेट, ये उस प्रोडक्ट की वजह से आ रही है जो मैंने आपको एग्जांपल में दिखाया था। तो वो एरर तो हटा दीजिए, सीधे वहाँ पे जहाँ पे भी मैंने प्रोडक्ट मॉडिफाई किए थे वो एक केवल आपको दिखाने के लिए था। एक्चुअली मैं आपको उसकी एक कॉपी बना के उसको सॉर्ट करना चाहिए था, जैसे हम कर रहे थे पहले।
तो प्रोडक्ट यहाँ होम में जाइए और ये सॉर्टिंग हटा दीजिए, अभी के लिए नहीं चाहिए। आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि कैसे सॉर्ट करना है, इसको एक अलग एरे में स्टोर करके फिर सॉर्ट कर दें। अब चेक करते हैं क्या इससे फ़र्क पड़ता है। नहीं, अभी भी लॉग आउट तो काम नहीं कर रहा, तो कुछ तो हो रहा है। शायद फ्रंट एंड में क्लिक ही रजिस्टर नहीं हो रहा, या उससे कुछ एक्शन ही नहीं हो रहा, मतलब वो जो लॉग आउट AC जो कॉल था वो हो ही नहीं रहा। और जनरली जब भी ऐसी चीज़ हुई है, हमने अभी देखा है, तो हमने डिस्पैच नहीं पुट किया, तो अगेन मेरे ख्याल से वही एरर होगा। तो इसको मैं एक बार ऑन क्लिक को LI पे पुट करके देखता हूँ क्या ये इशू है। नहीं, ये भी इशू नहीं है। तो अगेन फाइनली इशू शायद डिस्पैच का ही है। तो डिस्पैच ऊपर पुट कर देते हैं और यूज़ डिस्पैच रख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डिस्पैच हम पुट करेंगे। तो अब ये काम करना चाहिए, तो लॉग आउट AC कॉल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं लॉग आउट, तो हम प्रॉपर्ली लॉग आउट हो गए हैं और वापस से लॉगिन हमको करना पड़ेगा, और आप अंदर नहीं जा सकते वापस। तो प्रॉपर्ली सेशन ख़त्म हो चुका है। तो इस पॉइंट पे हमारा ये ई-कॉमर्स है वो काफ़ी कुछ कंप्लीट हो गया है। ज़रूर इसमें कमियां होंगी जहां आप इम्प्रूव कर सकते हो, बट एक ओवरऑल कंसेप्ट फ्लो आपको समझ में आ गया होगा। समरी यही है कि सारा फ्लो एक तरह से ही था, हमने बिल्डअप इसको बहुत धीरे धीरे किया ताकि आप समझ सको सारे पार्ट्स कैसे बने हुए हैं। बट अगर आप ये पूरे एंड तक आ गए हो तो आप समझ गए होगे एक पर्टिकुलर फ्लो है, एक UI होता है, वहाँ से किसी तरह से आप कुछ क्लिक करते हो या कुछ इवेंट जनरेट करते हो जिससे कि कुछ एक्शन होता है। वो एक्शन एक API को कॉल कर रहा है या फंक्शन, वो API कहीं डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रही है, कुछ उससे रिस्पॉन्स उठा रही है, आपको वापस ला के दे रही है। जो रिस्पॉन्स है वो आप वापस अपने एक्शन पेलोड डिस्पैच करते हो और रिड्यूसर में पुट करते हो, जिससे कि फ्रंट एंड की स्टेट अपडेट होती है और आपको फ्रंट एंड में पता लगता है कि ये एक्शन सक्सेसफुल हो गया। इसके बीच में थोड़ा सा डिले होता है, बट वो बहुत नेग्लिजिबल है, तो यूजर को नहीं दिखाई देता। अगर डिले ज़्यादा है तो हाँ, कई बार लोडर्स वगैरह वो सब हम दिखाने पड़ते हैं, पर अप्रोच पूरी यही है। अब कैसे हमने इसमें सारे जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड, मोंगो सब कंसेप्ट यूज़ किए तो देखने लायक है, इसीलिए ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था। हर बार हम इतना लंबा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट इस फुल स्टैक कोर्स के कंप्लीशन के लिए ज़रूरी था। तो फुल स्टैक का कोर्स ये सारे वीडियोस के सीक्वेंस में है। आप जाके अब हमारी साइट पे भी देख सकते हैं coderdost.com, वहाँ पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी इन चीज़ों की। आप इजीली सर्च कर सकते हैं वीडियोस और ये प्रोजेक्ट। इवन फुल स्टैक कोर्स चेक करिए और किस सीक्वेंस में आपको वीडियो देखने चाहिए, वहाँ एक आइडिया आपको मिल जाएगा।